मॉर्निंग क्लास। कल क्या पढ़ रहे थे हम? कौन सा चैप्टर चल रहा था, कौन सा टॉपिक चल रहा था? हम्म क्या पढ़ रहे थे उसके अंदर हम? लीगल रूल्स पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स हमने कवर कर लिए इसमें? लीगल रूल्स कौन कौन से हो गए? ठीक है। हम्म हम्म और और कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, क्या टाइप्स होते हैं? एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और ठीक है, नीड नॉट बी एडिक्वेट, और रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बस अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, इतने पॉइंट्स हमने कवर कर लिए थे ऑलरेडी। घर जाके नोटबुक्स नहीं खोलते क्या हम? एक 5-10 मिनट के लिए खोल के देख लिया करो कि हमने आज क्या पढ़ा है। हार्डली हम 2 पेजेस या 3 पेजेस के नोट्स बनाते होंगे एक क्लास में, है ना? तो 5-7 मिनट घर जा करके एक बार नोट्स ओपन करके देख लिया करो कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज। ओके, चलो लास्ट पॉइंट अब इसके अंदर हमारे एक बच रहा था। कौन सा नंबर आएगा अभी ये? 8। ओके, इसमें लिखो, ये लास्ट रूल है इसका। परफॉर्मेंस ऑफ what one is legally bound to perform. One is legally bound to perform. Performance of what one is legally bound to perform. इसके अंदर हम लिखेंगे performance of an act by a person who is legally bound to perform the same cannot be consideration for a contract. Example, an agreement by a client to pay to his counsel a certain sum over and above the fees in event of success of the case.
ये चीज void है as it is without consideration. ठीक है, अब इसको समझना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। ऊपर हेडिंग कह रही है परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, यानी कोई ऐसा एक्ट जिसको कि कोई इंसान लीगली परफॉर्म करने के लिए बाउंड है। ठीक है, ये पूरा एग्जाम्पल जो है मैं ये समझा रही हूं तुम लोगों को। सपोज करो एक पर्सन है मिस्टर ए, इसने क्या किया, एक एडवोकेट अपॉइंट किया है। वो जो पीछे काउंसिल वर्ड लिखा हुआ है ना, उसका मतलब एडवोकेट होता है। ठीक है, अब स्पेलिंग ध्यान से लिखना इस टाइप की चीजों की। कई बार है ना, एक तुम लोगों ने स्पेलिंग काउंसिल की ये वाली देखी होगी, है ना, और एक अभी हम लोगों ने यूज किया, दैट वाज ये वाला काउंसिल। ओके, डिफरेंस होता है दोनों स्पेलिंग्स में, है ना, तो इसीलिए गलती से कभी भी ये वाली मत लिखना। इस वाले काउंसिल का क्या मतलब होता है, मीटिंग। अच्छा, किसी भी बॉडी की मीटिंग्स आप बोल सकते हो, है ना। तो बेसिकली ये वाला जो काउंसिल होता है ना, इसका मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बोर्ड है किसी का, इस टाइप से, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं ना, उसको काउंसिल बुलाया जाता है। ये वाला SEL है लास्ट में, इस वाले काउंसिल का मतलब है ना एडवोकेट होता है, ये याद रखना। ओके तो हम लोगों ने पीछे जो वर्ड एग्जाम्पल में यूज किया था काउंसिल, उसका मतलब क्या था, एडवोकेट था, उसका मीनिंग एडवोकेट है। अब क्या हुआ, ए ने ये एडवोकेट अपॉइंट किया, और हम एडवोकेट्स को अगर अपॉइंट कर रहे हैं और उनको फीस दे रहे हैं, तो केस जिताने के लिए फीस देते हैं ना, सही है, केस जिताने के लिए फीस दिया जाता है ना उसको। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसने इसको अपॉइंट किया एंड प्रॉमिस किया कि मैं आपको कितना अमाउंट का फीस पे करूंगा, 5 लाख रुपीस सपोज। ठीक है, अब ये जो पैसे इसको दे रहा है, जाहिर सी बात है, हम इसको जो फीस दे रहे हैं वो केस जिताने के लिए दे रहे हैं। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, ए इस एडवोकेट को दोबारा एक और प्रॉमिस करता है कि मैं ना, आप फटाफट से ये केस फ्री करा दो मेरा, जिता दो मुझे, मैं आपको फीस के अलावा 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा दूंगा एज अ गिफ्ट। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, इसने जो फीस यहाँ पे डिसाइड की है 5 लाख रुपीस की, एक तो ये थी, और इसने इसको दोबारा से कुछ समय बाद एक और प्रॉमिस किया था, कितना अमाउंट पे करने का, 1 लाख रुपीस पे करने का, जो कि 5 लाख के अलावा दिया जाएगा, ओवर एंड अबव द फीस है। अब मुझे ये बताओ, 5 लाख या 1 लाख, दोनों में से कौन सा वॉइड है और कौन सा वैलिड है? 5 लाख वाला वैलिड है, ठीक है, और 1 लाख वाला क्या है, ये वाला वॉइड है। रीजन, ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। ओके, और कोई रीजन, क्या कारण है कि ये जो 1 लाख रुपीस हमने दिया है ये वॉइड बता रहे हो तुम? अच्छा एक बात बताओ, ऊपर जो हमने 5 लाख रुपए दिए हैं, उसके बदले एडवोकेट से क्या कंसिडरेशन मिल रहा है ए को? केस जीताने का ही मिल रहा है ना, केस फाइट करने का। अच्छा, किसी भी एडवोकेट को हम पैसे केस हारने के तो देते नहीं है, केस फाइट करने के और जिताने के ही पैसे दिए जाते हैं। तो तुम एक्स्ट्रा जो इसको 1 लाख रुपीस यहाँ पे ये प्रॉमिस कर रहे हो, इसके बदले एडवोकेट से तुम्हें क्या कंसिडरेशन मिल रहा है? मिल रहा है कुछ?
कुछ नहीं मिल रहा, वो ऑलरेडी तुम्हें ऊपर वाले 5 लाख के बदले दे ही रहा है। अगर तुम उसको ये अमाउंट प्रॉमिस नहीं भी करते तो भी तो वो तुम्हें केस जिता के दे रहा था, तुम्हारे लिए केस फाइट कर रहा था ना वो। तो इसीलिए ये 1 लाख रुपीस के बदले हम ऐसा मानते हैं कि एडवोकेट से कोई कंसिडरेशन मिस्टर ए को नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो फिर जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब वॉइड है इसका मतलब चलो अभी तो ए ने प्रॉमिस कर दिया, एडवोकेट तुम्हें केस जिता दिया, अब क्या एडवोकेट इससे ये 1 लाख रुपए रिकवर कर सकता है क्या? अगर ए मना कर दे कि नहीं मैंने तो ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था, तो क्या एडवोकेट इससे 1 लाख रुपए रिकवर कर पाएगा? एनफोर्सिएबल है क्या ये चीज? नहीं है। तो इट मींस कि हम बाद में इस चीज से मुकर सकते हैं। वाई, तुमने इसके बदले मुझे क्या करके दिया? केस जिताने का तो मैं तुम्हें मोटा पैसा ऊपर ही दे रही हूँ, 5 लाख रुपए। ओके तो इस वजह से कोई भी ऐसा एक्ट जो एक पर्सन लीगली परफॉर्म करने के लिए बाउंड होता है ना, यानी कि ये वाला, वो हमारे लिए कंसिडरेशन है। जो आप लीगली परफॉर्म करने के लिए बाउंड नहीं हो, यानी कि ये इस अमाउंट के बदले जो कंसिडरेशन है वो तो है ही नहीं लीगली बाउंड, तो इसीलिए ये वाला क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। ऐसा ठीक है, वॉइड एज देयर इज नो कंसिडरेशन फ्रॉम एडवोकेट, क्योंकि इसके बदले एडवोकेट से कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है। अगर पेंसिल से साइड में नोट करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो हमने पीछे एग्जाम्पल में पूरा ये लिख दिया है, लैंग्वेज लिख दिया है। अच्छा, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या होता है ना, लोग एक दूसरे को ऐसे प्रॉमिस करते हैं कि मैं ना तुम्हें 1 पेटी दारू की पहुंचा दूंगा, है ना। तो अभी इस टाइप की चीजें हो गई, या फिर एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट ना, कोई गिफ्ट्स वगैरह हो गया, इस टाइप की चीजें एडवोकेट्स को, पुलिस वालों को, इनको एज ये तो रिश्वत वाली चीज हो गई है ना। तो इसलिए इसके बदले तो उनको कुछ भी परफॉर्म करने के लिए वो बाउंड है ही नहीं, वो जिस चीज के लिए बाउंड थे वो ऑलरेडी ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट में कवर हो चुका है, इसीलिए। ठीक है, डन, क्लियर। अब हमने 8 के 8 रूल्स जो हैं हमारे वो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब बता दो एक बार मुझे सारे 8 रूल्स क्या क्या थे। पहला कौन सा था? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ promisor and may move from promisee or any other person, ठीक है। फिर दूसरा executed executory and एक और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो ऐसे याद रखो ये दोनों पॉइंट तुम्हारे टेंसेस से रिलेटेड है ना। एक में तो हमने एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी, वो भी तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर हो गया, और दूसरे वाले में इन्होंने वापस से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यही बात करी है। नेक्स्ट, नीड नॉट बी एडिक्वेट, है ना, अगर सफिशिएंट अमाउंट नहीं भी है तो भी चलेगा। नेक्स्ट, ठीक है, रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। फिर अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। उसके बाद ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। तुम जो काम लीगली परफॉर्म करने के लिए बाउंड हो तुम्हें सिर्फ उसके बदले कंसिडरेशन मिलेगा। अगर उससे ज्यादा पैसा कोई तुम्हें प्रॉमिस कर रहा है देने के लिए तो वो वॉइड होता है, बिकॉज उसके बदले कोई भी एक्स्ट्रा वहां से कंसिडरेशन नहीं आ रहा है। ऐसा, अब ये यहाँ पे सेम एग्जाम्पल तुम डॉक्टर का ले लो। अभी डॉक्टर सपोज करो तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए जो भी पैसा तुमसे चार्ज करा है वो तो है ही, लेकिन तुम बाद में उसके ट्रीटमेंट से खुश होकर के उसको कुछ ओवर एंड अबव गिफ्ट्स दे रहे हो या कोई और एक्स्ट्रा कोई पैसा पे कर रहे हो उसको, तो वो कंसिडरेशन के साथ है क्या? नहीं है, तो वो वॉइड हो जाएगा। ओके, कोई भी डॉक्टर है वो तुमसे फीस चार्ज कर रहा है तो तुम्हें ठीक करने के लिए ही कर रहा है, मारने के लिए नहीं कर रहा है ना। तो इसीलिए वो अमाउंट जो है वो लीगली बाउंड है परफॉर्म करने के लिए उसके बदले, इसीलिए। ठीक है, ये क्लियर है? ओके, अब इस चैप्टर का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग लिखो उसकी, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें लिखेंगे ओनली अ पर्सन who is a party to a contract can sue upon it. Only a person who is a party to a contract can sue upon it. A stranger to a contract cannot sue on it. और एक और लाइन इसमें लिखना, there can be a stranger to the consideration but not a stranger to a contract. और इसको, इस लाइन को इन्वर्टेड कॉमास में लिख के पेंसिल से इसके आगे लिख लेना कि इसके ऊपर कमेंट का क्वेश्चन आ सकता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अब इस डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है? नाम इसका थोड़ा सा टेक्निकल है, अजीब सा है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या कह रहा है? एक लॉजिकल सी बात सोचो, अभी ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है। अगर बी ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, ब्रीच का मतलब होता है उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं फुलफिल किया, तोड़ दिया उसको, ऐसी सिचुएशन में बी के ऊपर केस कौन कर सकता है? ए कर सकता है। कोई और कर सकता है क्या ए के अलावा? मतलब कोई स्ट्रेंजर हो, कोई ए का भाई है, कोई फ्रेंड है, कोई और कर सकता है क्या बी के ऊपर केस? सोचो लॉजिकली, नहीं कर सकता ना। क्यों? क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रेक करने से किसी और थर्ड पार्टी को क्या असर हो रहा है? उसको क्या फर्क पड़ रहा है इस चीज से? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट? अभी अगर दो जनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है तो एक जना ब्रेक कर रहा है तो दूसरे को ही तो फर्क पड़ेगा ना, किसी और आउटसाइडर को क्यों फर्क पड़ेगा उस चीज से? नहीं पड़ता। इस वजह से ये वाला रूल ऐसे कहता है कि जो लोग पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व है, पार्टीज हैं उसकी, सिर्फ वही, अब दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4-5 जने भी हो सकते हैं, अगर ऐसे हैं तो सिर्फ वही लोग एक दूसरे को स्यू करने के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके अलावा कोई और स्यू नहीं कर सकता, कोई थर्ड पार्टी केस फाइल नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यही चीज हम लोगों ने ऊपर लिखी है, ओनली अ पर्सन हु इज अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू अपॉन इट। तो कौन कर सकता है? सिर्फ एक ऐसा इंसान जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो कर सकता है उसके ऊपर स्यूट फाइल। ठीक है, अदर पार्टीज पे सिर्फ वही स्यूट फाइल कर सकता है। दूसरी लाइन इसका उल्टा मतलब निकाल के बोल रही है, कोई एक ऐसा जना हु इज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल मतलब स्ट्रेंजर का क्या है यहाँ पे? थर्ड पार्टी।
दो जनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कोई तीसरा इंसान इसके ऊपर स्यू नहीं कर सकता है, ठीक है, कैन नॉट स्यू ऑन इट, ये चीज है। सिर्फ पार्टीज एक दूसरे को स्यू कर सकती हैं, कोई और स्ट्रेंजर या थर्ड पार्टी स्यू नहीं कर सकता है, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब एक ये वाली लाइन बीच में अलग से आती है जो कह रही है कि देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन, एक ये वर्ड यूज किया, स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन, ठीक है, बट नॉट अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे फर्क बता सकते हो दोनों में क्या फर्क है? स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन और एक कह रहे हैं स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं बताऊं तुम लोगों को, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट तो हम यहां पढ़ चुके हैं, स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, कंसिडरेशन की डेफिनेशन में भी और उसके रूल्स में भी। बताओ क्या मीनिंग है, डिफरेंस क्या है? करेक्ट एकदम। और इधर वाले का फिर क्या मतलब हुआ? नीचे वाले का क्या मतलब हुआ फिर? ठीक है, करेक्ट एकदम। देखो हम लोगों ने ना डेफिनेशन में पढ़ा था कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन मैंने तुम्हें क्या बताया था, स्ट्रेंजर है या फिर थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि कंसिडरेशन किसी स्ट्रेंजर से आ सकती है क्या? कंसिडरेशन स्ट्रेंजर से मिल सकता है क्या? हमें मिल सकता है ना, क्योंकि हमने चिन्नैया वर्सेस रमैया वाले केस में भी देखा था। और एक याद करो, मैंने पेंटर वाला एग्जांपल भी तुम्हें दिया था कि मैंने पेंटर को ऑफर किया पेंट करने के लिए, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था, तो उसने कहा मेरा भाई आके तुम्हारा घर पेंट कर देगा, बताया था ना। तो ये दोनों ही चीजों में क्या हो रहा है, कंसिडरेशन मुझे किससे मिल रहा है, थर्ड पार्टी से मिल रहा है। तो मतलब स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन तो हो सकता है, वो तो हो सकता है ना। तो ये वाली चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। ये तो एकदम परफेक्टली वैलिड है। लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं बट नॉट अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल मतलब ऊपर जो हमने अभी पूरा पढ़ा ना वो है, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अगर केस फाइल करना है ना तो वो कौन नहीं करेगा, स्ट्रेंजर नहीं करेगा, ठीक है, आई बात समझ में। ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा फिर, इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज आपकी इनवैलिड है। और ऊपर वाला मतलब कंसिडरेशन का स्ट्रेंजर हो सकता है बट कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा लैंग्वेज इसका इंग्लिश मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, क्योंकि इंग्लिश मीनिंग एप्रोप्रिएट नहीं है ना। ये चीज तुम्हें कहां से पता लग रही है, इसके डेफिनेशन से पता लग रही है। और ये वाला कहां से पता लग रहा है, ये जो अभी डॉक्ट्राइन हम लोगों ने पढ़ा वहां से पता लग रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कमेंट का क्वेश्चन दे करके, तुम क्या लिखोगे उसके अंदर, क्या समझाओगे? कंसिडरेशन की डेफिनेशन, ठीक है, ये वाला डॉक्ट्राइन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल दोगे? एग्जाम्पल हमारे पास केस अवेलेबल है चिन्नैया वर्सेस रमैया, वो रूल्स के अंदर जो सेकंड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक उसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो पेंसिल से तुम इस चीज के साइड में लिख लो कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसके आंसर में हमें क्या लिखना है। ये क्वेश्चन आया ना, पेंसिल से साइड में लिख लो, इसमें क्या लिखोगे तुम, पहले कंसिडरेशन को डिफाइन कर देना, ठीक है, फिर जो हमने इसके लीगल रूल्स पढ़े थे, लीगल रूल्स का पॉइंट नंबर 2 वो एक्सप्लेन कर देना, और एक ये प्रिविटी वाला जो डॉक्ट्राइन है ये समझा देना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो तुम्हें ये सारी चीजें इसमें समझानी है। मैं हाथों हाथ तुम लोगों को आंसर्स का भी बीच बीच में बताती रहूंगी, तो जहां जहां जैसे जैसे बताती हूँ ना वो चीजें दिमाग में रखना या पेंसिल से साइड में नोट करते चलना। ठीक है ये चीज, ओके।
अब ये तो हम लोगों ने देख लिया कि स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन हो सकता है या स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन हो सकता है, टू अ कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ओके अब एक और बात तुम सुन लो, अब धीरे धीरे करके ना हमारे इसमें डॉक्ट्राइन्स आएंगी, अलग अलग रूल्स आएंगे। लॉ की एक खासियत ये होती है कि इसके अंदर जहां कहीं भी कोई डॉक्ट्राइन है, कोई रूल दे रखा है ना, तो उस रूल के हमेशा एक्सेप्शंस आएंगे। एक्सेप्शंस का मतलब ये है कि पहले उसने तो मना कर दिया ये काम करने से, बाद में कुछ एक्सेप्शनल केसेस बता देगा जहां जहां पे तुम ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें इसमें आएंगी। अब जैसे ये कैसे हुआ, ऊपर जनरल रूल लिखा हमने, ये पूरा हमारा क्या है, जनरल रूल है। अब इस रूल के हिसाब से स्ट्रेंजर स्यू कर सकता है क्या, स्ट्रेंजर स्यू कर सकता है, नहीं कर सकता। अब हम लोग इसी के क्या पढ़ेंगे, नीचे एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, विच मींस एक्सेप्शंस के अंदर स्ट्रेंजर स्यू कर पाएगा क्या, स्ट्रेंजर स्यू कर पाएगा क्या, यस कर सकता है स्यू, ठीक है। तो अभी इसके ब्रैकेट में लिख लो, एक्सेप्शंस का मतलब क्या है, इन फॉलोइंग केसेस stranger can sue। अच्छा एक और बात, अभी हम लोग यहाँ पे जो भी सारे एक्सेप्शंस पढ़ेंगे ना, सारे एक्सेप्शंस की हेडिंग अलग अलग आएगी, बट उनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, अंदर का जो कॉन्सेप्ट है, वो सबके अंदर सेम चलेगा, ठीक है। क्या सेम चलेगा, देखो अभी सपोज करो दो जनों में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है, ए और बी के अंदर, ठीक है। लेकिन ये दोनों आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं वो किसके बेनिफिट के लिए, किसी और स्ट्रेंजर के बेनिफिट के लिए है, यानी थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए है वो। तो यहाँ पे अगर सपोज करो सी के बेनिफिट के लिए इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है, ये क्या कहलाएगा, इसमें बेनिफिशियरी कहलाएगा। क्या बोलेंगे हम इसको, बेनिफिशियरी बोलेंगे। अब प्रॉमिस इन दोनों ने किया है, ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडर सब कुछ इन दोनों के बीच में हो रहा है, बस फर्क ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का फायदा किसको मिलेगा, सी को मिलेगा, जिसको हम क्या बुलाएंगे, बेनिफिशियरी बुलाएंगे। अब सपोज करो कल को अगर इस बेनिफिशियरी को ये बेनिफिट्स नहीं मिले, तो फिर ये स्यू कर सकता है क्या, पार्टीज को कर सकता है, ठीक है। इसको अगर ये बेनिफिट्स नहीं दिए इस कॉन्ट्रैक्ट के, तो फिर ये क्या कर लेगा, स्यू कर लेगा। बस तुम्हें ये कोर कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, सारे एक्सेप्शंस के पीछे यही एक कॉन्सेप्ट है कि दो जनों में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है, तीसरे के फायदे के लिए एंटर हुआ है, और उस तीसरे पर्सन को फायदा नहीं मिला, तो वो क्या कर लेगा, स्यू कर लेगा, ठीक है। लिखो फिर इसमें फर्स्ट केस लिखो, ट्रस्ट। A contract of trust entered between settler and trustee for benefit of a third party, that is beneficiary, can be enforced by him
if he does not get the benefits of it. A contract of trust entered between settlor and trustee for benefit of a third party can be enforced by him if he does not get the benefits of it. ठीक है, अब एक बार तुम लोगों ने ये लिख लिया, ये सुन लो ट्रस्ट जो होता है वो ऑपरेट कैसे करता है। ठीक है, अब ट्रस्ट क्या है, तुम लोगों ने कभी सुना है जैसे ये बड़े बड़े मंदिर वगैरह जो भी होते हैं वो ट्रस्ट के पीछे वर्क करते हैं, कभी सुना है? अभी तिरुपति बालाजी का ट्रस्ट है, कभी न्यूज में आता है जैसे उस ट्रस्ट के पास इतना इतना करोड़ रुपए का डोनेशन आया है या इतने इतने करोड़ का सोना है उनके पास, इस टाइप की चीजें। या जो भी वैष्णो देवी मंदिर है या जो भी, इन सबकी ट्रस्ट होती हैं जो इनके पीछे वर्क कर रही होती हैं। बेसिकली ट्रस्ट क्या है, किसी और के बेनिफिट के लिए काम करती हैं। अब सुनो इसके अंदर क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है बिटवीन अ सेटलर एंड एक दूसरी पार्टी होती है इसमें ट्रस्टी। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, ये जो सेटलर है ना ये अपनी प्रॉपर्टी देगा किसको, ट्रस्टी को। ये किसको देगा अपनी प्रॉपर्टी, ट्रस्टी को देगा। अब ये प्रॉपर्टी इसको क्यों दे रहा है, मैनेज करने के लिए दे रहा है। ठीक है, बेच नहीं रहा है इसको, मैनेज करने के लिए दे रहा है। तो इसने प्रॉपर्टी अपनी यहाँ पे ट्रांसफर करी, क्यों करी, सो दैट ये इसको क्या करे, मैनेज करे। ओके, अब सेटलर ने ट्रस्टी को कहा कि तुम ये प्रॉपर्टी मैनेज करो और इस प्रॉपर्टी से जो भी किराया आएगा, रेंट आएगा, वो तुम किसको देना, मेरे माइनर, जो मेरा बच्चा है माइनर है अभी, तुम उसके अकाउंट में इसको ट्रांसफर करते रहना। ओके, या फिर अगर सपोज करो मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे मरने के बाद भी मेरे बच्चे के अकाउंट में ये पैसा जाना चाहिए और ये सेविंग्स उसके लिए होती रहनी चाहिए, ऐसा। तो ये मैनेज करने के लिए कहा इसको, एंड प्लस टू ट्रांसफर द रेंट टू हिज माइनर चाइल्ड। अब मुझे बताओ इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेनिफिशियरी कौन है, तुम्हारे हिसाब से बेनिफिशियरी कौन है, माइनर चाइल्ड है। ठीक है, ये माइनर चाइल्ड जो है यहाँ पे बन गया बेनिफिशियरी। अच्छा, अब सपोज करो ये सेटलर मर जाता है, ये ओनर था प्रॉपर्टी का, ये मर गया, ये माइनर जो चाइल्ड था ये मेजर बन गया, 18 से ऊपर हो गया, और इसमें अब ये समझ बुद्धि आने लग गई है कि पापा ने मेरे नाम पे ये सारी प्रॉपर्टीज रखी थी और इस तरीके से किसी ट्रस्टी को एक प्रॉपर्टी अपनी मैनेज करने के लिए दी थी, लेकिन कई सालों से उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो किराया आ रहा था वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है। ओके, मतलब इस बेनिफिशियरी को इसके बेनिफिट्स नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं, तो ये बताओ ये स्यू कर सकता है क्या, किसको स्यू करेगा, ट्रस्टी को स्यू करेगा। ठीक है, अब मैं यही चीज यहां पे लिख रही हूं, बेनिफिशियरी इफ फाउंड दैट रेंट नॉट ट्रांसफर्ड टू हिज अकाउंट, तो फिर ये क्या कर सकता है, इस ट्रस्टी को स्यू कर सकता है। Can sue although he was a stranger। अब कॉन्ट्रैक्ट किन दोनों के बीच में एंटर हुआ था, इसके और इसके बीच में हुआ था। ठीक है, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट, ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन फिर भी ये पार्टी तो नहीं था ना उसके अंदर। पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जिनके बीच में ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ हो, जिन्होंने पेपर को साइन किया हो, ऐसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसीलिए बेनिफिशियरी इन दोनों के बीच में स्ट्रेंजर माना जाएगा। फिर भी इसको बेनिफिट्स नहीं मिले हैं तो ये क्या कर सकता है, ट्रस्टी को स्यू कर सकता है। ओके, ये सेटलर के यहाँ पे मैं लिख रही हूं, ये ओनर है, प्रॉपर्टी का ओनर है,
और यही प्रॉपर्टी इसने ट्रस्टी के पास ट्रांसफर करी है मैनेज करने के लिए। ये टीएफ ट्रांसफर है और यहां पे ये ट्रांसफर्ड है। डन, नोटेड। अब क्लियर है, ये पूरा समझ आ गया ये क्या कहना चाह रहे हैं इसमें ना। तो ऐसे ही सारे पॉइंट्स का हम लोग डायग्राम बना करके ये पूरा ऐसे एग्जाम्पल नोट कर लेंगे ना, तो तुम्हारे लिए लिखना भी आसान हो जाएगा इसको। ओके, अब बस यही बात ध्यान रखना, सारे पॉइंटर्स में हम यही पढ़ेंगे कि दो जनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है, किसके फायदे के लिए, थर्ड पार्टी के फायदे के लिए। ओके, बस वो केसेस अलग अलग हो जाएंगे। अब सेकेंड केस इसमें लिखो फिर। In case of family settlements, अब फैमिली सेटलमेंट्स में भी मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल्स दिखा रही हूँ तुम लोगों को, बाकी प्रोविजन की जो लाइन है ना वो तुम लोग खुद से क्रिएट करके लिख देना, ठीक है। कैसे फैमिली सेटलमेंट हुआ है दो लोगों के बीच में, थर्ड पर्सन के फायदे के लिए हुआ है फैमिली में। अब वो थर्ड पर्सन को अगर फायदा नहीं मिला तो वो फैमिली मेंबर्स को भी क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है। बस ये कॉमन लाइन सब जगह पे तुम्हें बना के लिखनी है, मैं बस एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। इसके अंदर क्या एग्जाम्पल हो सकता है, सपोज करो एक फादर है और ये जो फादर है ये हॉस्पिटल में एडमिटेड है, एडमिटेड इन हॉस्पिटल, और ये है ना पापा जी आखिरी सांसें ले रहे हैं हॉस्पिटल में। तो इन्होंने जाते जाते अपने बेटों से कहा कि है ना बेटा तुम दोनों है ना मेरी प्रॉपर्टी जो भी है वो दोनों आधा आधा बांट लेना, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि तुम्हारी जो सिस्टर है उसके जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक उसका खर्चा तुम्हें ही उठाना है, एंड उसके मैरिज एक्सपेंसेस भी तुम्हें बेयर करने हैं, तुम इस चीज का प्रॉमिस करो। ओके, अब वो दोनों बेटों ने पापा को प्रॉमिस तो कर लिया, तो एक तरीके से ये प्रॉमिस फादर का किसके साथ हुआ है, उसके दो सन्स के साथ हुआ है, ए एंड बी, ये दोनों इसके सन है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के साथ हुआ है, किसके बेनिफिट के लिए हुआ है, इनकी सिस्टर के लिए, फादर की डॉटर के लिए। ओके, अब पता लगता है कि अभी तो इन्होंने
प्रॉमिस कर दिया पापा को, अब जाने के बाद तो पापा जी देख नहीं रहे हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, शेयर हुआ नहीं हुआ। बाद में इन लोगों ने क्या किया, आधी आधी प्रॉपर्टी आपस में बांट ली एंड सिस्टर के एक्सपेंसेस बेयर नहीं किए, उसकी शादी के एक्सपेंसेस उन्होंने बेयर नहीं किए। उन्होंने कहा तू कमाती है ना, तू कर ले, तेरे खर्चे से सारा सब कुछ, तेरी इनकम से सारे खर्चे कर ले। ऐसा करने पर ऐसा क्या हुआ, यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी को बेनिफिट्स मिलने थे, सिस्टर को जो बेनिफिट्स मिलने थे वो नहीं मिले, तो वो अपने ब्रदर्स को स्यू कर सकती है क्या? आंसर इज कर सकती है। ठीक है, समझ आया? ये कुछ डाउट इस एग्जाम्पल में? नहीं। ओके, यहाँ पे लिखो फिर इसमें फादर अपने दोनों सन्स को ये प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि तुम मेरे जाने के बाद अपनी सिस्टर के लिविंग एंड मैरिज एक्सपेंसेस को बेयर करोगे। अब यहां पे सिस्टर को अगर वो बेनिफिट्स नहीं मिले तो वो क्या कर सकती है, इन दोनों को स्यू कर सकती है। बस दो ही पॉइंट्स बना रही हूं मैं इसके अंदर। फादर ने अपने दोनों सन से कहा टू बेयर द लिविंग एंड मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ देयर सिस्टर। सिस्टर दोनों को स्यू कर सकती है अगर इन भाइयों ने खर्चा नहीं उठाया तो। इसमें कंसिडरेशन इसीलिए है बिकॉज फादर अपनी प्रॉपर्टीज इनको दे रहे हैं, है ना, और उसके बदले अभी सपोज करो अगर फादर ने सन को ये कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टीज, मेरी प्रॉपर्टीज गिफ्ट करता हूँ, ठीक है, और बाद में अगर उन्होंने गिफ्ट नहीं किया होता तब वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, आप स्यू नहीं कर सकते हो। यहाँ इसने प्रॉपर्टीज गिफ्ट करी हैं और उसके बदले कंसिडरेशन के तौर पे प्रॉमिस मांगा है। जैसे हमने कल चिन्नैया वर्सेस रमैया में देखा था कि मदर ने डॉटर को प्रॉपर्टीज दी और उससे कहा कि तुम मुझे बदले में एक प्रॉमिस करो कि तुम उसके एक्सपेंसेस बेयर करोगी, रमैया के। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे भी यही सेम चीज क्रिएट हो रही है। इसको कहा बदले में यहाँ से कंसिडरेशन आ भी रहा है। क्या कंसिडरेशन आ रहा है कि ठीक है मैं मेरी सिस्टर के एक्सपेंसेस बेयर कर लूंगा, है ना। अब स्यू फादर तो नहीं कर रहे हैं बेटों को, स्यू कौन कर रहा है, सिस्टर कर रही है। वाई? बिकॉज सिस्टर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेनिफिशियरी है, इस वजह से। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है एकदम। ऐसा ही सेम हमारे पास थर्ड नेक्स्ट आएगा एक्सेप्शन इन केस ऑफ मैरिज।
arrangements. अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये सुनो, सपोज करो एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ठीक है, और उसकी वाइफ है मिसेस एक्स। ओके, अब हस्बैंड और वाइफ इन दोनों में क्या होता है, एक दिन झगड़ा हो जाता है बिकॉज ये इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करता था ना, वायलेंस वगैरह होता था इसके साथ, मतलब बिल्कुल भी अच्छे से टॉर्चर वगैरह कर रहा है इसको, अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है इसको। तो ये जो है ये अपने हस्बैंड को छोड़ देती है ये वाइफ। ओके, एंड बाद में जाकर के क्या होता है, इस लड़की के जो फादर है, इस लड़की के जो फादर हैं उन्होंने इसको कहा कि तुम है ना इसको अच्छे से ट्रीट करो इधर। तो इसने कहा कि तो ही मतलब मैं इसको तुम्हारे पास भेजूंगा, अदरवाइज नहीं भेजूंगा। तो मिस्टर एक्स बोलता है कि ठीक है मैं अब से लेकर के इसको बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा, और अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो मैं इसको मंथली अलाउंस पे करूंगा, मतलब कुछ ना कुछ पैसे दे दूंगा मैं इसको अगर मैंने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया तो ना। अब यहाँ पे सपोज करो कि ये इसको अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, तो इसको दूसरा ऑप्शन देना पड़ेगा, यानी कि पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, अभी ये अगर पैसे नहीं देता है तो फिर ये स्यू कर सकती है क्या, इसको कर सकती है। अब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में एंटर हुआ था और बेनिफिशियरी कौन है यहाँ पे, ठीक है, मिस्टर एक्स और इस लड़की के जो फादर हैं ये दोनों क्या हैं, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका बेनिफिशियरी कौन है, मिसेस एक्स है जो इसकी वाइफ है, ठीक है। अब अगर सपोज करो इसको इसने इल ट्रीट किया, अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो फिर इसको क्या देना चाहिए, मंथली अलाउंस देना चाहिए। अगर आप ये मंथली पैसे भी नहीं भिजवा रहा है तो ये इसको स्यू कर सकती है ना, कर सकती है ऐसे। तो ये मैरिज के अरेंजमेंट्स हैं जिनके अंदर भी ये वाला रूल आपका नहीं अप्लाई होता है और स्ट्रेंजर स्यू कर सकता है, ठीक है। तो इसमें लिखो लेफ्ट हर हस्बैंड as he ill treated her, left her husband as he ill treated her। मिस्टर एक्स ने फादर को प्रॉमिस किया कि या तो मैं उसको ढंग से ट्रीट करूंगा, नहीं किया तो फिर मैं इसको पैसे दे दूंगा।
ठीक है, इसमें और भी एक्सेप्शंस आएंगे, उनको हम लोग कल कवर करते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम लोग इतना ही करते हैं इसमें ना। एक बार ऐप को भी ज्वाइन कर लो ना कोई प्लीज।